अभी हम स्टार्ट करेंगे विद द टॉपिक मास। ठीक है, मास के बारे में हम बहुत टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि मास जो है वो इनर्शिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, या फिर मास के वजह से जो है इनर्शिया होता है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो मास बच्चे वो चीज है जो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। एज इन, चाहे वो ऑब्जेक्ट अर्थ पे है, चाहे वो मून पे है, चाहे वो जुपिटर पे है, चाहे वो नॉर्थ पोल पे है, चाहे वो साउथ पोल पे है, चाहे वो इक्वेटर पे है, मास इज समथिंग विच इज ऑलवेज कांस्टेंट। अगर उसका मास 10 ग्राम है तो उसका मास अर्थ पे भी 10 ग्राम रहेगा, मून पे भी 10 ग्राम रहेगा, जुपिटर पे भी 10 ग्राम रहेगा। ठीक है, बट देर इज अनदर टर्म विच वी कॉल एज वेट। ठीक है, कि किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट क्या है। अब हमें पता है कि अर्थ का अपना एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है विच इज कॉल्ड एज द ग्रेविटेशनल फोर्स। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक एक्सेलरेशन लगता है विच इज इक्वल्स टू जी। वो जो एक्सेलरेशन है वो जी के बराबर है। ठीक है, तो उस एक्सेलरेशन के इन्फ्लुएंस में जो फोर्स होता है उस पर्टिकुलर बॉडी का, उसको हम वेट कहते हैं। ठीक है, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास है उस एक्सेलरेशन के इन्फ्लुएंस में उसकी जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल्स टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो वेट जो है वैरी करता है कि वो कहाँ खड़ा है और किस ऑब्जेक्ट पे है। ठीक है, जैसे पोल्स पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो काफी हाई है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट पोल पे होगा अर्थ के तो उसका जो वेट होगा वो ज्यादा होगा। ठीक है, सेम ऑब्जेक्ट इक्वेटर पे होगा तो उसका वेट कम होगा। वही ऑब्जेक्ट अगर मून पे चला जाएगा तो उसका वेट अगेन डिपेंड करेगा कि मून का ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है। ठीक है, तो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड बाय द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इसका यूनिट क्या होगा बच्चे? न्यूटन। वेट को भी जो है हम न्यूटन के यूनिट से मेजर करते हैं। ठीक है, अब हमें पता है कि जी जो है कांस्टेंट है। अर्थ के लिए हम हमेशा मैक्सिमम 10 मीटर पर सेकेंड ले सकते हैं। तो इसका मतलब जो भी ऑब्जेक्ट का वेट होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसमें कोई डाउट? नो मैम। है ना, जो भी ऑब्जेक्ट का वेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस ऑब्जेक्ट के मास के। मतलब मास जितना ज्यादा उतना ज्यादा उसका वेट भी होगा। ठीक है, बट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। इसमें कोई डाउट? इरेज कर दूं इसको? इसको इरेज कर दूं बच्चे? यस मैम। अब हम बात करते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट का वेट क्या होगा ऑन मून। ठीक है, अब हमें पता लग गया कि वेट इज नथिंग बट इट इज इक्वल्स टू द फोर्स, है ना। तो हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। अब लेट्स से कि मून का मास एम है। ठीक है, मून का रेडियस आर एम है। ठीक है, जिस भी ऑब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट का मास जो है एम है और वेट जो है वो डब्ल्यू एम है। तो अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन weight of the object will be equals to g कैपिटल M स्मॉल m, यानी कि वेट ऑफ द मून इनटू, सॉरी, मास ऑफ द मून इनटू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन द रेडियस का स्क्वायर, है ना, मून के रेडियस का स्क्वायर। यही होगा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग। यस मैम।
ठीक है, तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर मैं ये चाहूँ कि मैं कंपेयर करना चाहती हूँ कि अर्थ पे उस ऑब्जेक्ट के मास से मून पे उस ऑब्जेक्ट के मास में कितना डिफरेंस है, ठीक है, तो मैं वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ विल बी इक्वल्स टू डब्ल्यू ए, जी कांस्टेंट है, मास अर्थ का लेंगे हम इनटू ऑब्जेक्ट का मास, रेडियस हम अर्थ का लेंगे, ठीक है, ये होगा उस ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ के ऊपर। यस सर, नो? यस सर, नो? Yes, ma'am. ठीक है, अगर मैं इन दोनों चीज को आपस में डिवाइड कर दूं, ठीक है, किसको, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड करूं तो डब्ल्यू एम, ठीक है, बाय डब्ल्यू ई विल बी इक्वल्स टू मास ऑफ द मून बाय आर स्क्वायर अपॉन आर एम स्क्वायर अपॉन मास ऑफ अर्थ बाय आर ई स्क्वायर, ऐसा ही आएगा, बाकी चीजें कट जाएंगी। Yes, ma'am. अब इसको इरेज करूं, मैम कर दूं, एक बार स्क्रीनशॉट करें। ले लो बच्चों। यस मैम, अब कर दो। ठीक है, तो अब हमारे पास वैल्यूज हैं, हमें अर्थ का मास पता है, अर्थ का रेडियस पता है, मून का मास पता है और मून का रेडियस पता है। तो जब हम उन वैल्यूज को पुट करते हैं, ठीक है, तो हमारा जो वेट ऑफ मून बाय वेट ऑफ अर्थ है दैट कम्स आउट टू बी 1/6, यानी कि उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का वेट जो मून पे है, अगर उसको मैं कंपेयर करूं तो दैट विल बी 1/6 ऑफ द वेट ऑफ अर्थ, वेट ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, ठीक है। तो यस। इस यस इससे मैम। हमें क्या पता लग रहा है कि जो भी उस ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ पे होगा, ठीक है, अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेट फॉर एग्जाम्पल 30 है, 30 न्यूटन है, ठीक है, तो वही ऑब्जेक्ट अगर मून पे चला जाए, ठीक है, तो उस ऑब्जेक्ट का वेट कितना हो जाएगा, 1/6 ऑफ 30, दैट इज 5 न्यूटन हो जाएगा, मैम ठीक है। उससे फील है का वेट 5 है। क्या बच्चे? वो जो पर्सन है उसको फील ऐसा होगा कि उसका वेट कम हो गया, उसका वेट 5 हो गया, या फिर वो सिर्फ अगर हम वहां पे मेजर करेंगे तो होगा, उसे ऐसा फील नहीं होगा कुछ भी। बच्चे देखो, लो ग्रेविटी के वजह से हम फ्लोट करते हैं, है ना, हमारे वेट के वजह से जो है हम खड़े हैं अर्थ के ऊपर, ठीक है, उस वेट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स, मून पे ग्रेविटेशनल फोर्स कम है, ठीक है, एज कंपेयर टू अर्थ, इसीलिए हम उस पे खड़े नहीं होते, हम फ्लोट कर रहे होते हैं, मतलब किसी और प्लैनेट पे, नॉट एग्जैक्टली मून, ठीक है, हम फ्लोट कर रहे होते हैं, दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन द ग्रेविटी, हमें फ्लोटिंग तो पता लगता ही है, हमें खुद को हल्का फील होगा ना, हम फ्लोट कर रहे हैं और हम चल रहे हैं, दोनों में डिफरेंस है ना। यस मैम। तो यही चीज है, ठीक है। उसके बाद जो है तुम्हें न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, एग्जाम्पल नंबर 10.4, एग्जाम्पल नंबर 10.4, उसमें ये कहा है कि मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 kg, मास गिवन है हमें कि 10 kgs है, व्हाट इज इट्स वेट ऑन अर्थ, उसका वेट निकालना है अर्थ के ऊपर, क्या करेंगे बच्चे हम, weight is equals to mass into ट्राई कर दो। acceleration due to gravity, yes or no? यस मैम। So weight will be equals to 10 into 9.8, weight will be equals to 98 newtons,
ठीक है, तो उस ऑब्जेक्ट का वेट कितना हो गया बच्चे? 98 न्यूटन। हाँ बच्चे बोलो। मैम हम वेट को केजी में मेजर करते तो वो गलत करते हैं क्या? बच्चे दैट इज समथिंग एल्स। ये जो वेट है, दिस इज बेसिकली द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ऑब्जेक्ट इन वर्टिकल डायरेक्शन ऑन अर्थ, मतलब इन डाउनवर्ड डायरेक्शंस ऑन अर्थ बिकॉज ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बच्चे एक सेकंड, सर क्लास क्लास चल रही है, मैं अभी आपको कॉल करती हूँ। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 10.5 की हम बात करते हैं। किसी ऑब्जेक्ट का वेट जो है 10 न्यूटन है, एन ऑब्जेक्ट वेज 10 न्यूटन, ठीक है, व्हेन मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, what would be its weight when measured on the surface of the moon? तो हमें पता है कि weight of object on moon will be equals to 1/6 of the weight of the object on earth. earth पे weight 10 न्यूटन है, तो moon पे कितना होगा? 1/6 of 10, which will be equals to 10/6 कितना होगा? 1.67 1.67 न्यूटन। तो ये होगा उस ऑब्जेक्ट का मास ऑन, सॉरी, वेट ऑन मून। इसमें कोई डाउट? नो मैम। तो अब हम बात करते हैं कि थ्रस्ट और प्रेशर क्या है। ठीक है, व्हाट इज थ्रस्ट एंड व्हाट इज प्रेशर। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो थ्रस्ट है बच्चे, वो दैट इज इक्वल्स टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है, कि कितना फोर्स वो ऑब्जेक्ट एक्सर्ट कर रहा है। ये बात समझ आई? मैम थ्रस्ट होता क्या है? बताती हूँ मुझे। थ्रस्ट हुआ, जैसे किसी भी सरफेस पे हर ऑब्जेक्ट कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई करता है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है, मतलब अगर ऐसे सरफेस है तो इसके परपेंडिकुलरली कोई भी ऑब्जेक्ट जो है कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, उसको हम थ्रस्ट कहते हैं। बात समझ आई? यस मैम। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई नेल है, कील है, तो वो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में कितना प्रेशर अप्लाई कर रहा है इस सरफेस के ऊपर, दैट इज बेसिकली द थ्रस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब अगर मैं एक कील को इस डायरेक्शन में हैमर से बीट करूं, वो इजीली मैम जो है, हाँ जी, मैम एक बार ये थ्रस्ट फिर से बताओगे थोड़ा पहले से? हाँ हाँ बच्चे, थ्रस्ट है कोई भी ऑब्जेक्ट एक सरफेस पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है उसको हम थ्रस्ट कहते हैं। ठीक है, थ्रस्ट इज नथिंग बट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ऑब्जेक्ट ऑन अ सरफेस इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। मतलब अगर ऐसे कोई सरफेस है तो 90 डिग्री एंगल बनाते हुए जो फोर्स वो ऑब्जेक्ट एक्सर्ट कर रहा है उसको हम थ्रस्ट कह रहे हैं। इसमें ओके। कोई डाउट? ठीक है, अब कोई नेल है, कील है, उसको मैं इस डायरेक्शन में इंसर्ट करने की कोशिश करूंगी तो इंसर्ट हो जाएगा, है ना। बट अगर मैं उसको ऐसे करने की कोशिश करूंगी टिल्ट करके, तो वो थोड़ा प्रॉब्लमैटिक होता है। क्यों?
क्योंकि हमने जो एरिया है वो इंक्रीज कर दिया। एरिया इंक्रीज करते ही जो हमने फोर्स अप्लाई किया, जो इस ऑब्जेक्ट ने फोर्स अप्लाई करा वो सेम है, थ्रस्ट सेम है, बट थ्रस्ट जो है डिस्ट्रीब्यूट हो गया, उसको हम प्रेशर कहते हैं। ठीक है, कि थ्रस्ट कितना एरिया में फैल गया। एक और एग्जांपल देती हूँ मैं तुम्हें इसका। कि एक और एग्जांपल देती हूँ मैं आपको इसका। एज एन जैसे हम किसी सैंड पे खड़े हैं, ठीक है, बिल्कुल लूज सैंड है, हम जब खड़े होंगे तो हमारे पैर इसमें जो है अंदर की तरफ घुसने लगेंगे पैर, ठीक है। बट अगर हम उसी सैंड पे लेट जाते हैं तो जिस तादाद में पैर नीचे की तरफ जा रहा था उस तादाद में अब पूरी बॉडी जो है हमारी नीचे नहीं जाएगी, कम जाएगी लेकिन पूरी नहीं जाएगी। ऐसा ऑब्जर्व करा? पानी में खड़े यस होगे तो जल्दी डूब जाओगे, Yes, लेट जाओगे तो फ्लोट करने लगोगे, ऐसा होता है? स्विमिंग पूल में कभी गए हो या पानी में कभी गए हो, खड़े रहोगे yes, जल्दी ma'am. डूबोगे, लेटोगे तो थोड़ा फ्लोट करने लग जाओगे, है ना? ऐसा होता है, Yes, ठीक ma'am. है। तो ऐसा क्यों होता है बच्चे? वो ऑब्जेक्ट तो हमारा प्रेशर, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। हाँ वो ऑब्जेक्ट, वही बता रही हूँ, वो ऑब्जेक्ट प्रेशर तो इतना ही एक्सर्ट कर रहा है ना। हमारा वेट, जब हम चाहे पानी में खड़े हैं चाहे पानी में लेटे, हमारा वेट तो सेम है। वेट का मतलब है हम जो फोर्स लगा रहे हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो तो सेम है, यानी कि हमारा थ्रस्ट तो सेम है। बट जैसे ही हम इस पोजीशन से इस पोजीशन में आ गए, हमारा एरिया जो है इंक्रीज हो गया। एरिया इंक्रीज होने के वजह से जो भी अब थ्रस्ट लग रहा है वो थ्रस्ट जो है डिस्ट्रीब्यूट हो गया लार्जर एरिया में, जिसके वजह से अब हम उतना डाउनवर्ड सिंक नहीं कर रहे जितना हम जब यहाँ खड़े थे। तो एरिया कम था, प्रेशर ज्यादा लग रहा था एक ही एरिया में, यानी कि फोर्स ज्यादा लग रहा था एक ही पर्टिकुलर एरिया में, तो इसीलिए जो है हम ज्यादा सिंक इन हो रहे थे। समझ आया? यस मैम। Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन वी से दैट जो प्रेशर है, प्रेशर इज इक्वल्स टू थ्रस्ट अपॉन एरिया। ठीक है, एरिया जितना कम उतना ज्यादा हमारा प्रेशर होगा, है ना। मतलब कील जितनी पॉइंटेड होगी उतनी जल्दी दीवार में छेद करेगी, है ना, क्योंकि एरिया जितना कम, हम प्रेशर जो अप्लाई करेंगे वो ज्यादा लगेगा और काम ज्यादा आसानी से होगा। अगर मैं इसके उल्टे साइड से इसको अंदर दीवार में घुसाने की कोशिश करूं, ठीक है, एरिया इंक्रीज हो गया, जो भी हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जिसके वजह से जो अमाउंट ऑफ प्रेशर इस पर्टिकुलर पॉइंट को चाहिए वो अब कम मिलेगा और कील जो है अंदर नहीं जाएगी। ये चीज समझ आया? थ्रस्ट जितना ज्यादा, Yes, ma'am. प्रेशर उतना ज्यादा, एरिया जितना कम, प्रेशर उतना ज्यादा। अगर प्रेशर कम है तो एरिया ज्यादा होगा। ये बात समझ आई? Yes, ma'am. अब मैं बात करती हूँ कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ थ्रस्ट एंड एरिया। ठीक है, मतलब एसआई यूनिट प्रेशर का क्या है। थ्रस्ट, मैंने बोला कि कोई भी ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो फोर्स अप्लाई कर रहा है ना, यानी कि थ्रस्ट का जो एसआई यूनिट होगा दैट विल बी इक्वल्स टू फोर्स, दैट इज न्यूटन। एरिया क्या होता है बच्चे? एरिया को हम मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर किलोमीटर स्क्वायर में लेते हैं, है ना, स्क्वायर होता है एरिया। एरिया का जो ऐसा यूनिट होता है। तो प्रेशर विल बी इक्वल्स टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसा यूनिट प्रेशर का जो होता है दैट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, बट इसको हम पास्कल से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, ब्लेस पास्कल एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम को याद करते हुए जो है प्रेशर का ऐसा यूनिट पास्कल दिया गया है। ठीक है, और पास्कल के लिए शॉर्ट फॉर्म हम पीए लिखते हैं। इतनी बात क्लियर है? यस मैम।
इसमें कोई डाउट? यस मैम। नो मैम। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 10.6 की। सॉरी, एग्जाम्पल नंबर 10.6 की बात करते हैं हम। अब एग्जाम्पल नंबर 10.6 के अंदर उन्होंने बोला है कि एक वुडन ब्लॉक है जो टेबल टॉप के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, उस वुडन ब्लॉक का मास जो है दैट इज 5 kg और उस वुडन ब्लॉक का जो डायमेंशन है दैट इज 40 इंटू 20 इंटू 10 सेंटीमीटर्स। ठीक है, अब वुडन ब्लॉक को हमने अलग अलग डायरेक्शन पे टेबल टॉप पे रखा है। पहले हमने इस तरह से रखा कि उसका जो बेस है 20 सेंटीमीटर्स वाला और 10 सेंटीमीटर्स वाला वो टेबल टॉप पे टच हो रहा है। दूसरी बार हमने इस तरह से रखा कि अब उसका जो बेस है जो नीचे टच हो रहा है दैट इज 20 सेंटीमीटर्स एंड 40 सेंटीमीटर्स। एरिया चेंज हो गया है ऑब्वियसली, है ना। तो अब हमें निकालना है कि प्रेशर एक्सर्टेड क्या होगा। तो हम सबसे पहले निकालेंगे कि थ्रस्ट क्या होगा। थ्रस्ट इज इक्वल्स टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ऑब्जेक्ट। अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमें फोर्स चाहिए, तो इन पे क्या चीज एक्ट कर रही होगी? इस पे कौन सा एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा होगा? एक्सेलरेशन Gravity. ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। तो अगर मुझे फोर्स निकालना है तो आई विल मल्टीप्लाई मास इनटू जी। मास कितना है? 5। जी जो है दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारा थ्रस्ट कितना निकलेगा बच्चे? 5 इंटू 9.8 49. 49 न्यूटन्स। ठीक है, अब थ्रस्ट तो हमारा सेम रहेगा दोनों केसेस में, है ना, कुछ चेंज नहीं होगा, चाहे मैं ऐसे रखूं चाहे मैं वैसे रखूं। अब जो मेन मैटर है वो है किसका? एरिया का। अब केस 1 के अंदर जिसमें हमने इस तरह से रखा है, उस केस में जो प्रेशर है दैट विल बी इक्वल्स टू 49 बाय, नीचे सरफेस पे टच कौन सा एरिया हो रहा है? 10 और 20 वाला। एरिया विल बी इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ, 10 into 20, that is 49 by 200. This will be equals to हम बट वो 70 सेंटीमीटर में है ना, तो हम उसको मीटर में कन्वर्ट सेंटीमीटर में, उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 centimeters, 100 सेंटीमीटर। 200 centimeter will be equals to 0.02 मीटर स्क्वायर। इसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 2415 न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर। 49 divided by 0.02 will be equals to 2450 पास्कल्स। ठीक है, अब सेकंड केस में मैं यहाँ पे इरेज कर दूं इसको। सेकंड केस के अंदर हमारा थ्रस्ट अगेन सेम रहेगा। ठीक है, जो थ्रस्ट है वो सेम रहेगा और प्रेशर जो है वो चेंज होगा डिपेंडिंग ऑन द एरिया। थ्रस्ट इज 49 न्यूटन्स। एरिया जो है अब जो नीचे टच हो रहा है दैट इज 40 इंटू 20 सेंटीमीटर्स विच विल बी इक्वल्स टू 800 सेंटीमीटर्स। उसको हम अगेन कन्वर्ट करेंगे तो वी विल गेट 0.08 मीटर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आएगी अराउंड 612.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, या फिर पास्कल्स। तो अब प्रेशर कौन सा न्यूटन ज्यादा? पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
तो यहाँ पे जो है बेसिकली कौन सा ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है? पहले मैम केस में पहले प्रेशर वाला ज्यादा एक्सर्ट हो रहा है क्योंकि एरिया कम है। दूसरे केस में प्रेशर जो है कम एक्सर्ट हो रहा है क्योंकि एरिया जो है ज्यादा है। इसमें कोई डाउट? जबकि फोर्स या थ्रस्ट जो नो है मैम। सेम है। ठीक है, तुम्हें मैं मार्किंग कल कराऊं क्योंकि अभी स्टार्ट भी कराऊंगी मैं, सब कुछ मार्क नहीं करा पाऊंगी तुम्हें। कल करा देना।